हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज सुमित अरोड़ा फ्रॉम सुमित अरोड़ा क्लासेस। बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल्स एंड मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि सर जैसे कि हमारा अभी 12th के पूरे एग्जाम खत्म नहीं हुए एंड हम सीए कोर्स को परस्यू करना चाह रहे थे, तब सब कुछ बीच में रुका हुआ है, हम कैसे आगे बढ़े। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो मेन एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का, मुझे पता है वो अभी आपका नहीं हुआ। ठीक है। बट अब वो कब होगा हमें भी नहीं पता। ठीक है, बट स्टिल आपको कुछ बातें सीए कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको ठीक लगती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सीए इंस्टीट्यूट में, हमारे जो आईसीएआई सीए इंस्टीट्यूट है, उसने क्या करा है, आपकी जो सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन डेट थी 31 मार्च थी, बट उसको एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब स्टिल यू हैव अ टाइम कि अपने आप को आप सीए कोर्स के लिए रजिस्टर करा सकते हो। जो बच्चे 30 जून तक अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो उनका एग्जाम नवंबर में होगा। आज 1 मई है और नवंबर में आपका एग्जाम है, तो मतलब यू हैव 6 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन। आपका नवंबर में 10 नवंबर के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं बेटा। ठीक है जी। अब आप में से बहुत बच्चे पूछते सर कोचिंग करनी है हमें फेस टू फेस, मतलब अगेन बच्चों ने पूछा तभी मैं उसका आंसर दे रहा हूँ आप सब बच्चों को। दैट इज कोचिंग करनी है हमने फेस टू फेस। अगर आपको कोचिंग करनी है हमारे साथ फेस टू फेस, ठीक है, तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर अभी तो हम फिलहाल कुछ कर सकते नहीं है, बट हम घर में अपना टाइम भी वेस्ट करना नहीं चाहते, तो सर हम कैसे आगे बढ़े। यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तब तक मैं और मेरी टीम, आप देख पा रहे हो मेरी टीम को, हम आपको आपके घर पे मेरी ऐप के थ्रू हम आपको आपकी वीडियोस, मतलब मैं आपको अपनी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा। वंस इन अ वीक हम आपसे मिलेंगे और आपको थोड़ा सा गाइडेंस देंगे या आपके डाउट्स लेंगे। ठीक है, वो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ऑनलाइन आपके टेस्ट कंडक्ट करूंगा। ठीक है, आपको रिजल्ट्स भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आप एक इन्वॉल्व हो जाओगे और आपको एक पूरी अच्छी नॉलेज आ जाएगी अपनी सीए फाउंडेशन के बारे में। अगर आपको करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही आप क्या कर सकते हो, हमारी फेस टू फेस क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। तो इसके लिए आप बहुत जल्दी हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर करा लो, ताकि आपका ये टाइम जो है वेस्ट ना हो। ठीक है जी, एक तो ये चीज हो गई आपकी। Then, अब दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, वो क्या, दैट इज जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है, और आपका उसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा अकाउंट्स का सिलेबस। बाकी जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का जो सिलेबस होंगे, वो सिलेबस मेरे रिस्पेक्टिव जो मेरे टीचर्स हैं, मेरे साथ जो वर्क करते हैं मेरे, ठीक है, वो आपको बताएंगे आपके सिलेबस के बारे में। वो मुझे अपनी वीडियोस देंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारी वीडियोस, ताकि आपको पूरे कोर्स कंटेंट नॉलेज आ जाए कि होता क्या है। ठीक है जी। ठीक है सर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको जल्दी से डिस्कस करता हूँ आपके साथ क्या, दैट इज कि सीए का आपका सिलेबस क्या है फाउंडेशन लेवल का। हाँ जी बेटा। अ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो आपका सीए फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन के अंदर आपके पास पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, पेपर 2, पेपर 3 का यहाँ पर मैथ्स, और पेपर 4 आपका हो गया इको। ये चार आपके पेपर हैं की डिटेल्स मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे आपका पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आप सीए कोर्स कर रहे हो, आपका चार्टेड अकाउंटेंट, तब मेन जो फोकस उनका अकाउंटिंग पर रहता है बहुत ज्यादा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होती है वो अभी आपको पता नहीं, फिलहाल आप समझो अकाउंटिंग पे फोकस है आपका। तो अकाउंट्स की अगर हम बात करें, अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, वी हैव थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। इसके अंदर सारी अकाउंट्स की थ्योरी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है, उसके अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया आपका, जिसके अंदर आपका अगेन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अकाउंट की सिलेबस की बात करूं अगर मैं आपसे, तो 11th का कुछ पार्ट है, 12th का कुछ पार्ट है, कुछ न्यू चैप्टर्स है। 11th में जो चैप्टर्स हैं आपके, वो सिंपल चैप्टर्स नहीं है। क्या हो गया, आपके चैप्टर के नाम तो वही है, बट जो है कुछ टेंशन है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था। कुछ एक्स्ट्रा आपके पार्ट होंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे बेटा। ठीक है, उसके बाद टीआरएस, ठीक है जी, आपको पता है इन्वेंट्रीज, ठीक है, और अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, अब इन्वेंट्रीज जो टॉपिक था, सॉरी बेटा डिस्कस करना भूल गया, इसके ऊपर AS2 एप्लीकेबल होता है, और ये एक नया टॉपिक है आपका जो पहले आपके पास कभी आपने देखा। ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज पता है, ये न्यू टॉपिक आ गया। सेल ऑफ गुड्स और अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, ये न्यू टॉपिक है। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये सारे न्यू टॉपिक्स हैं जो आपने पहले
देखें, मतलब ये चैप्टर्स हैं आपके ये। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, क्या जी, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया जाएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। पार्टनरशिप में आपके पास 10th तक सिलेबस है आपका, और उसके बाद एनपीओ आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है मोटा मोटा किसका, अकाउंट्स का। हाँ, कंपनी अकाउंट्स की मैं बात करूं, शेयर्स है आपके पास और इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये अकाउंट्स का सिलेबस हो गया। अब मैं बात करूं आपसे लॉ के सिलेबस की। अगर लॉ की सिलेबस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो लॉ, बिजनेस लॉ है आपका, बिजनेस लॉस के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग्स। तब आप जब सीए बन जाओगे आपको रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ती है, रिपोर्टिंग का पार्ट आप बनते हो, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट्स अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। फर्स्ट पेपर, पेपर नंबर 1 आपका सब्जेक्टिव है अकाउंट्स का। पेपर नंबर 2 ये भी आपका सब्जेक्टिव है। पेपर 3 एंड 4 वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स हैं। पेपर 2 के अंदर बिजनेस लॉस की अगर मैं बात करूं आपसे, इसके अंदर आपके पास अलग अलग एक्ट्स दे रखे हैं, जिसमें से आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। एलएलपी आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, और कंपनीज एक्ट थोड़ा बहुत क्लास 12 में आप देख के आते हो। बट वहां पर और यहाँ पे डिफरेंस है बहुत ज्यादा। केस स्टडीज आती हैं, ठीक है, सेक्शंस के साथ आंसर करना है। बाकी जो हमारे लॉ वाले सर है वो बेटर आपसे डिस्कशन करेंगे लॉ के पेपर के लिए। तो लॉ के पेपर में आपको एक मेजर पार्ट ये रहेगा। उसके बाद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। इसकी जो डिटेल एनालिसिस है, डिटेल जो चीजें हैं वो आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ही आपसे डिस्कस कर पाएंगे, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। बस मैंने इतना बताया कि लॉ के पेपर के 2 पार्ट है, एक 60 मार्क्स का आपका लॉ हो गया, 40 पार्ट की आपकी क्या हो गई, आपकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाला पार्ट। डन जी, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। चलो जी, ये हो गया लॉ में। बाकी डिटेल में सर डिस्कस करेंगे आपसे बेटा। अब पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होते हैं, पहले तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है ये वाला, अच्छी बात है आपके लिए। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट है, सर हमने क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं पढ़ी, क्या हम सीए कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हो, बस एक छोटा सा पार्ट आपका आया है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। और स्टैटिस्टिक्स तो वैसे भी इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते ही हो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग कोई भी एंट्रेंस दोगे वहां पर होगा आपका, ठीक है। और जो बिजनेस मैथमेटिक्स है 40 मार्क्स का। अब ये तो नहीं है बिल्कुल जीरो हो गया, आप इसमें कुछ पार्ट आप अटेंड कर सकते हो अगर आप मैथ्स, थोड़े जो मैथ्स ठीक होती है वो डरते हैं कि हम मैथ्स इज इक्वल टू सीए वगैरह, कोई ऐसा कनेक्शन बेटा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेशियो, प्रपोर्शंस, क्वेश्चंस, मैट्रिसेस, अगेन रिस्पेक्टिव फैकल्टीज बेटर वे में इसका डिस्कस कर पाएंगे, बस मैंने आपको दिखा दिया। तो मैथ्स इसमें कोई ऐसी हाई लेवल की मैथ्स नहीं है जो आप इसमें नहीं कर पाओगे। आप आराम से परफॉर्म कर जाओगे इस मैथ्स को, अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग्स या कोई भी एंट्रेंस दोगे वहां पर आएगी, हमारे इसमें भी है आपकी ये, ठीक है। उसके स्टैटिस्टिक्स, ये आप क्लास 11th में आई थिंक अपना इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो आप स्टैटिस्टिक्स, तो ये आपको आना चाहिए। और ठीक है, ये हमारी लाइफ में भी यूज स्टैटिस्टिक्स यूज होगी। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगेन आपका एमसीक्यू पेपर है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। कमर्शियल नॉलेज मतलब आपको बिजनेस की कुछ नॉलेज वगैरह दी जाएंगी यहाँ पर, आपके एक नया एक सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। 60 मार्क्स की आपकी इकोनॉमिक्स है। अगेन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्लास 11 और 12 में आप कवर करके नहीं आते, अब ये मत सोचना कि कोई चीज होंगी आपकी। बट अगेन प्रतीक सर आपसे डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग आपके इकोनॉमिक्स के लिए, मैं उनसे बोलूंगा वो आपके लिए बताएंगे इंट्रोडक्शन पूरा कि क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा देखनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये चीज आपकी हो गई इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जहाँ पे आपको बिजनेस की नॉलेज दी जाएंगी, आपको अलग अलग टाइप के फॉर्म ऑफ बिजनेस वगैरह हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिगार्डिंग व्हाट कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंदर 4 पेपर होंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है, एक दिन एक एग्जाम होगा, फिर एक ऑफ होगा, फिर एक एग्जाम होगा, फिर एक ऑफ, ऐसा जनरली होता है। कभी कभी एक आध एग्जाम में 2 ऑफ भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। अब के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके 4 पेपर है, 4 में से आपको क्या कहते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 सब्जेक्टिव है। एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो क्या, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ओवरऑल जो मार्क्स हैं आपके चारों एग्जाम्स के, वो मार्क्स आपके 400 मार्क्स हैं, ठीक है। आपका 100 मार्क्स ईच हो गया पेपर, ठीक है जी। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स, 3 4 100 मार्क्स। आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होता है, दैट इज आपका क्या हो गया, 200 मार्क्स आपने स्कोर करने हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल आपके 50 मार्क्स बनने चाहिए। और पेपर वाइज अगर बात करूं,
पेपर वाइज अगर बात करूं मैं आपसे, तो आपके पेपर वाइज मिनिमम 40 मार्क्स हर पेपर में आने चाहिए। मिनिमम 40 मार्क्स मतलब चारों पेपर में 40 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको एग्रीगेट आपका 200 बनना चाहिए। और अगेन, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, स्टडीज में आपका इंटरेस्ट है, तो मैं कभी यहाँ पे मिनिमम मार्क्स की बात ही नहीं करूंगा आपसे। हम ये बात करेंगे आप रैंक कैसे, ठीक है। और पिछले कुछ अटेम्प्ट से हमारे इंस्टीट्यूट में हर बच्चा, मतलब कुछ ना कोई, सॉरी कह रहा हूँ, कोई ना कोई बच्चा हमेशा रैंक लेकर आ रहा है, टॉप 50 के अंदर उसका नाम आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको भी यहाँ पर हम इसलिए मोटिवेट करेंगे कि आप रैंक लेकर आओ, खाली पास मत हो, ठीक है। रैंक प्लस नॉलेज दोनों बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगी, ठीक है। स्पेशली हम सब मिलकर इतनी मेहनत करेंगे आपके साथ, ताकि आपकी नॉलेज बेस बढ़े। बाकी आप पे भी डिपेंड करता है आप कितने, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब बेटा देखो, मैं बहुत सिंपल से पॉइंट बोलूं, टीचर का रोल जो आपकी लाइफ में होगा वो सिर्फ 10% होगा। बेस्ट आपको ही करना है, कोई टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद से करना। हाँ, बस हम गाइडेंस अच्छी दे सकते हैं आपको कैसे करना है। जैसे मैं भी आपको स्टार्ट कर, तो बहुत टेस्ट कर सकते हैं हम, कंडक्ट आपको एक अच्छा गाइडेंस करो, ठीक है, ताकि आप मैथ स्कोर कर सको, ठीक है। मेरे बहुत से बच्चों के अकाउंट्स के अंदर 90 प्लस मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया आपका 90 प्लस, तो मेरा टारगेट रहेगा जो अकाउंट्स के अंदर आपके साथ 40-50 की बात ही नहीं करेंगे हम 100 मार्क्स की बात करेंगे। मिनिमम 90 प्लस स्कोर करना है अगर पढ़ने वाले बच्चे हो आप, ठीक है। और आपको 100 मार्क्स, ठीक है, आपको अकाउंट्स के अंदर लाने हैं। क्या सर अकाउंट्स में 100 मार्क्स आ सकते हैं क्या? हाँ बेटा, आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अकाउंट्स का पेपर शेयर करूंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा पेपर का पैटर्न कैसे हो। आपको अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए आपका पैटर्न क्या आएगा अकाउंट्स का। बाकी मैंने रिस्पेक्टिव टीचर अपने आपको बताएंगे अपने कंटेंट के बारे में, मैं सबकी नॉलेज आपको दे नहीं सकता, वो बेस्ट नॉलेज देंगे वो आपको अपने सिलेबस की, ठीक है जी। पेपर के बारे में चर्चा करने से पहले एग्जैक्ट मैं आपको अपनी थोड़ी सी बुक के बारे में दिखा दूं, ठीक है जी। ये मेरी बुक रहेगी आपके साथ। इस बुक के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स जो आईसीआई के अंदर रखे हैं, मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। लाइक फर्स्ट चैप्टर आपका मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में है बेटा, ठीक है। फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फिर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में, कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो मेरी बुक है वो स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आपको मैं एक चीज बता दूं अच्छे से, तो क्या कि आपका जो पेपर आएगा ना, पेपर पूरा स्टडी मैट से आता है, लगभग लगभग सारा पेपर स्टडी मटेरियल से बन के आता है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो आईसीआई का होगा, हम दोनों का स्टडी मटेरियल आप पढ़ के जाओ, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा अच्छे से, सिर्फ आपको रिवीजन करनी है आपको उसके बाद, ठीक है। अकाउंटिंग, ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी, मेजरमेंट डिसिप्लिन, ये हो गया आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। 7 चैप्टर तक, सॉरी, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह आएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अकाउंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए ये वाली बात, ठीक है। एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको अच्छी नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी, ठीक है। तो अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करने जाते हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बारे में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। बीआरएस, ठीक है, ये हो गया। इन्वेंट्रीज, मैंने आपको बताया नया न्यू टॉपिक है आपके लिए, डेप्रिसिएशन। बट ये जो पुराने टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, और आप सोचोगे कि हम पढ़ा है हमने, ये पहले जैसे नहीं है, एडवांस लेवल के पॉइंट्स आ जाएंगे आपके जो आपने पहले कवर नहीं करते। बेटर अंडरस्टैंडिंग में आपकी इसमें आपकी डेवलप करूंगा, ठीक है जी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये न्यू टॉपिक आ गया आपका, ये ओल्ड हो गया, ठीक है। ये न्यू हो गया टॉपिक आपका। कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट क्रेडिट, ये सारे के सारे न्यू टॉपिक है जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप और एमपीओ, ये मैं आपको डिस्कस किया। उसके बाद आपको इस तरीके की बुक होगी, बुक के अंदर आपको सारी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको दिखा रखा है, अभी फिलहाल कुछ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, बस मैं बता रहा हूँ एक चीज, ठीक है। चलिए जी, ये आपका हो गया पूरा अकाउंटिंग का, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी मेरी बुक आपको मिलेगी, हर चीज मैं कवर करके चलता हूँ पूरी एज पर आईसीआई के जो अकॉर्डिंग मैंने बुक बनाई हुई है, तो बड़ी हेल्प मिलती है।
ठीक है जी। अब मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, पेपर का पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके पास पैटर्न से ऑप्शंस नहीं हो। थोड़ा बहुत और हम देख लेते हैं। आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो पेपर है बेटा, ये पेपर है नवंबर 19 का, बता रहा हूँ नवंबर 19 का पेपर है। आप चाहो तो लिख लो आप। ठीक है, पेपर का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। पेपर का पैटर्न जो है पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँ, पैटर्न आपका सेम रहेगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 6 हैं। 3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा आपके लिए, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। और रिमेनिंग जो बचे 5 क्वेश्चन, आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या बोला आपको कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। अब देखिए ना आप सब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। आप बड़े खुश हो रहे हो सर, ये इंस्टीट्यूट ने हमें क्या दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया। वो ऑप्शन क्या दे दिया कि हमें एक क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, बट एक बात समझो, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, इंटरनल चॉइस भी नहीं है। तो 5 में से 4, पहले आपको पांचों के पांचों को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 5 में से बेस्ट 4 आपको जो आते हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जब कोई भी पर्सन आपको ऑप्शन देता है ना, आप याद करो, आप जब क्लास 10 तक पहुंचे थे कोई ऑप्शन नहीं था तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। क्लास 10 से जब क्लास 11 में आए 3 ऑप्शन मिले जी, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन आई थी, आपको सोचना पड़ा था। ठीक है, अब क्लास 12 से अब आगे बढ़ते एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आपके जब भी ऑप्शन आते हैं, लाइक ऑप्शन ये नहीं होते, ऑप्शन कहीं ना कहीं करता है, क्रिएट करता है। बट सीए इंस्टीट्यूट भी आपको ऑप्शन क्यों दे रहा है, ताकि आपके डिसीजन पावर चेक कर, और एक तरीके से बोलूंगा आपका टाइम रास्ते। तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन क्या होता है, क्या है। अब जब ऑप्शन मिलता है ना हमें, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 अगर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी उसमें कोई दिक्कत लगी तो मेरा माइंड कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 6 पर या 4 में छोड़कर आया हूँ मैं। अब मैं कर ये रहा हूँ और मेरा मन कहीं और है। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन, यहाँ पर चलो कुछ नहीं कर सकते, बट मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू मेक, मतलब यू हैव टू मेक फर्म डिसीजन कि भाई कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा हमने करना है जी। ठीक है, चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है। और पता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पूरा थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली जनरली क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी बेस्ड है, और बच्चे जनरली थ्योरी को इग्नोर करते हैं, बट हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे भाई पहले, और थ्योरी को अच्छे से कराऊंगा। अकाउंट्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग होंगे तो प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला आपको, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपके इसके अंदर कैंडिडेट, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 12 मार्क्स का होगा, ट्रू एंड फॉल्स। 6 आपके पास, ये हमेशा ऐसे ही होगा बेटा, 6 आपके पास पॉइंट्स आएंगे कि आपको ट्रू एंड फॉल्स विद रीजंस आपने बताना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, वो भी थ्योरी है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। अब ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर एक एक पॉइंट, एक एक थ्योरी क्वेश्चन आपको आता होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, सी पार्ट आपका यहाँ प्रैक्टिकल है, ये आई थिंक डेफिनेशन के ऊपर है, वो वाले हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट होंगे, आप चाहो लिख लो आप ये वाली बात। ठीक है, आपका एबीसी 12 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्या हम आपका कंपलसरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके बीच के क्वेश्चन रहेंगे। 2 में आपके पास 2 पार्ट है। जनरली हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट होंगे, हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे आपके, 2 या 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के देखो ऐसे इस तरीके से 2 पार्ट हैं आपके पास। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 2 सब पार्ट्स आइदर 1 और 2, मतलब ये जो 1 या फिर सेकंड पार्ट अटेम्प्ट, मतलब क्या हो गया, एक इंटरनल चॉइस और आ गई, जनरल चॉइस आपके पास और आ गई। तो अब पेपर जो आपका बनता है, अगर मैं आपको बताऊं, या थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूं मैं इसके ऊपर। ठीक है, पेपर जो आपका बनता है, पेपर अगर मैं बोलूं आपको, अपने अकाउंट्स की बात कर रहा हूं आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 मार्क्स का कंपलसरी है। बाकी क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए, 5 इंटू 20 मार्क्स, तो कितना हो गया 120। ये 20 प्लस एक इंटरनल चॉइस मिल रही है आपको, कितने की, 5 मार्क्स की।
तो 5 पेपर बनता है 125 मार्क्स। पेपर कितने मार्क्स का बनेगा बेटा? 125। आउट ऑफ 125 आपको स्कोर कितना करना है? आउट ऑफ 125 ठीक है, आपको मतलब अटेम्प्ट करना है 100 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स आपके पास। और 100 में से अगर वैसे बात करूं मैं आपसे, 50 वो मांगते हैं, 50 इसको मतलब इन शॉर्ट बोलूंगा 125 में से 50 मार्क्स को आप उतना नहीं कर सकते हम 6 महीने पढ़ के क्या। ठीक है जी, तो वो चीज हो गई आपकी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन उसके दो पार्ट हैं। तो जो सब क्वेश्चंस होंगे मतलब सॉरी आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक, उसमें 2 या 3 आपके पास चॉइसेस आएंगी। जनरली जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी आपके पास एक थ्योरी आ गई। ठीक है जी, 5 मार्क्स की। तो थ्योरी लगभग लगभग ये 20 मार्क्स की सिलेबस में कवर करते हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है 80% में बोल सकता हूँ आपका, वो किसका हो गया? आपका प्रैक्टिकल का हो गया आपका। ठीक है, और मेरी हमेशा आपसे ये पॉइंट रहता है कि आप कोशिश करो कि आप थ्योरी को भी अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है, उससे नॉलेज भी इंक्रीज होगी, प्लस एग्जाम में भी अच्छा आपका स्कोर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक मैंने आपसे डिस्कशन करी किसके बारे में? अपने अकाउंट्स के बारे में। तो अभी तक मैंने आपसे क्या क्या बातें करी? एक नंबर 1, अगर आप 12th क्लास के एग्जाम आप दे चुके हो और आप सीए फाउंडेशन को परस्यू करना चाहते हो, अभी भी आपके पास मौका है। 30 जून तक आपके पास रजिस्ट्रेशन ओपन है। नवंबर में आपके एग्जाम है, आप कर सकते हो अगर आप हमारे साथ क्लासेस करना चाहते हो साउथ दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर अभी हम अपनी ऐप में क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मैं और मेरी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हम फेस टू फेस क्लास स्टार्ट करेंगे। आप फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, अगर से फॉर एग्जांपल आप हमारे यहाँ से दूर रहते हैं और आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी ऐप के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप बाद में अगर आपने ज्वाइन नहीं भी करा तो आपको क्या मिलता रहेगा? आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी और आपका टाइमली सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप चाहो तो टेस्ट सीरीज के लिए बाद में ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन रह गए, अगर आप अभी अभी ऐप से क्लासेस ले लो प्लस बाद में फेस टू फेस कर लेना, या फिर पूरी की पूरी क्लासेस आपको हम एंड्रॉइड मोड या फिर हमारी ऐप वाले मोड में आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अभी क्योंकि हमारे मैं और मेरी फैकल्टी सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो हम अपने स्टूडियो सेटअप में नहीं है, तो कुछ क्लासेस में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी हमारी क्लैरिटी ना मिले फेस को लेकर। बाकी हम कंटेंट अच्छे से डिलीवर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूंगी। चलिए जी, ठीक है जी, तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया। बाकी और मेरी फैकल्टीज आपके साथ अपनी अपनी वीडियो शेयर करेंगी, इसमें बताएंगे आपको अपने रिस्पेक्टिव अपनी क्लासेस के बारे में और अपने सिलेबस के बारे में, मतलब इकोनॉमिक्स, लॉ और मैथ्स के लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब जल्दी से अपने लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।